अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो लेक्चर 59 जो है वो नमाज की मैंने ब्रेक दी थी, तो वो 59 ख़त्म हो गया था। ऐसा नहीं है कि वो कट गया है, बस वहीं ख़त्म कर दिया था। तो एसोसिएट में एसोसिएट, एक तो एसोसिएट के पैट में हिस्सा यहाँ पर इनकम में आ जाएगा, और एसोसिएट की ओसीआई में हिस्सा यहाँ आ जाएगा। चैप्टर में पेज 27, चैप्टर में पेज 27। पहले आसान आसान रिपीट लो फिर जी। चैप्टर में पेज 27, एक पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें। पॉइंट नंबर 2, इंटर कंपनी सेल्स एलिमिनेट नहीं करनी। क्यों? जब कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे तो फिर एलिमिनेट क्यों करना? ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, बैलेंस शीट, इंपेयरमेंट लॉस है तो इस सादा सा एसेट जिस पे I36 लग रहा है, तो उस पे इंपेयरमेंट लॉस हो जाए तो इन्वेस्टमेंट में से लेस और रिटेन अर्निंग से लेस। और रिटेन अर्निंग में कहां पर लेस? पी के कॉलम में, लेकिन वो 3300 में से हम लेस कर रहे थे। तो अभी तो 3300 में से लेस नहीं करना है, तो पी का एक्सपेंस है। लेकिन अदब ये है कि चूंकि एसोसिएट से रिलेटेड लॉस है, तो इनकम स्टेटमेंट में हम यहां प्रेजेंट करने की बजाय यहां प्रेजेंट करेंगे। यानी अगर इंपेयरमेंट लॉस लेट से 500 रुपए है, तो हम यहां पे उसको लिख के फिर 3500 यहां ले आएंगे। क्योंकि अगर उसको अलहदा कहीं एक्सपेंस दिखाएं तो वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो एसोसिएट ही से तो रिलेटेड है, तो इसलिए उसका जो यहां लाइन आइटम दिखाने लगे हैं उसमें से लेस कर देते हैं। ये पॉइंट नंबर 1। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पे इंपेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर, यहां एक्सपेंस बनाने की बजाय ये जो 4000 निकाला था, इसको यहां इनकम दिखाने से पहले उसमें से लेस कर लेते हैं। 3500 को यहां इनकम दिखा देते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की रिकवरेबल अमाउंट, मेरे ख्याल में नहीं निकल सकती। ये सीजीयू का ऐसे ही होगा, मेरा ख्याल है सीजीयू का इससे होगा। इसकी रिकवरेबल कहां से निकलेगी? पॉइंट 1 और पॉइंट 2 डन। पॉइंट 1 पॉइंट 2 डन। उसके बाद देख लें पॉइंट 6। अगर पहले साल का सवाल है, यानी जिस साल ए को खरीदा उसी साल का सवाल है, और गुडविल की वर्किंग की और नेगेटिव गुडविल आ गई, तो उसको इनकम बना लेते हैं। तो चाहे तो यहाँ की इनकम दिखा दें, और अच्छा है एसोसिएट की चीज़ें मिला के दिखाएं, तो यहीं पर ऐड कर दें। तो यहाँ पर ऐड करके फिर वो फिगर यहाँ ले जाएं। अगर पहले साल का सवाल है तो पहले साल का सवाल है, नेगेटिव गुडविल की वर्किंग करें, नेगेटिव गुडविल अगर आंसर आया तो यहाँ अलग से अदर इनकम में दिखाने की बजाय इसके साथ ही मिला लें, तो इधर वर्किंग में ही 4000 में वो नेगेटिव गुडविल ऐड कर दें, और फिर आंसर यहाँ लाएं। ये नंबर 6 है। पॉइंट 4, गुडविल की वर्किंग करते हुए ए के एसेट्स लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी, और उसकी फिर एक्स्ट्रा डेप्रेशन भी ली थी। तो उसकी एक्स्ट्रा डेप्रेशन वहां जब ए की रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट की थी, फिर उसके बाद उस पर 30% लगाया था। तो यहां पर हम यहां से पहले एक्स्ट्रा डेप्रेशन लेस कर देते हैं। लेट्स से 1000, फिर 9000 में 40% लगा के कर लेंगे, जैसे बैलेंस शीट में किया था। बैलेंस शीट में ए की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इधर मैंने ए के कॉलम से लेस की थी, फिर जो आंसर आया था उस पर 30 लगा के मैं इधर लाया था। तो यही काम हम ए के पैट में से फॉर द ईयर डिडक्शन माइनस कर लेते हैं, फिर जो आंसर बनेगा उसका फिर 30-40 लगा के बाकी काम शुरू कर लेंगे। ये नंबर 4 है।
और अगर यूआरपी है तो गुड्स के यूआरपी का पी और एस में क्या करते होते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करते होते हैं, और पी का हो तो बस, और एस का हो तो यहां बी करते हैं, और यहां एस के पैट में से भी लेस करते हैं। ए में थोड़ा डिफरेंट तरह से याद रख लेते हैं हम लोग, चूंकि ए में यूआरपी 600 की बजाय 180 को डील करने लगे, तो उसके लिए याद ही 600 की बजाय 180 रख लेते हैं। अगर ए ने पी को बेचा है तो ए के पैट में से लेस कर देते हैं, और अगर पी ने ए को बेचा है तो यहां से क्यों लेस? दोबारा देखें, अगर ए ने पी को बेचा है तो ए ने प्रॉफिट्स कमाए हुए हैं, तो यहां से लेस कर लें। अच्छा, अगर पूरा 600 लेस करना है तो ऊपर से लेस करना, अगर 180 करना है तो फिर यहां से करना। तो एसोसिएट को चूंकि आप याद ही 180 का रखें, इसलिए मैंने फॉर्मेट में भी यही लेस किया हुआ है। अगर ए सेलर है तो यहां से लेस, और अगर पी सेलर है कौन सा सेल में ऐड हो जाएगा? क्यों? पी का एक्सपेंस। अगर क्लोजिंग में किसके आ रहा होगा? ए के। मैंने कहा पी सेलर है तो ए का तो क्लोजिंग है ही नहीं, ए का तो क्लोजिंग नहीं है। अगर ए सेलर है तो यहां से लेस 180, और अगर पी सेलर है तो पी के प्रॉफिट्स में से लेस होना चाहिए। अब पी के प्रॉफिट्स में से लेस करना है, यानी पी के जीपी में से लेस करना है, तो उसको प्रेजेंटेशन के तौर पे या तो सेल्स में से लेस कर दें या कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दें। तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड किया जाता है। तो अगर ए सेलर है तो यहां से 180 लेस, और अगर पी सेलर है तो कॉस्ट ऑफ सेल में 180 ऐड। अगर ए सेलर है तो यहां से लेस, और अगर पी सेलर है तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड, लेकिन 600 नहीं, 180। और अगर गुड्स नहीं, पीपी के ऊपर यूआरपी है, ए सेलर है तो यहां से ही लेस, लेकिन अगर पी सेलर है तो उसने यहां कहीं उसको बनाया होगा प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, तो यहां से लेस। ये एडजस्टमेंट मैंने सारी बता दी, 4B और 5B। सेल्स में तो अगर पी सेलर है इन्वेंटरी का तो सेल्स ज्यादा। हाँ, हमने ना असल में ए के पी के प्रॉफिट्स में से लेस करना है। अब कोई भी चीज सीधी सीधी प्रॉफिट में से हम लेस नहीं कर सकते, इनकम और एक्सपेंस में से कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सेल्स में से भी लेस कर सकते हैं, उससे भी जीबी कम हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन ये फॉलो होती है कि कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देते हैं, तो उससे भी जीपी कम हो जाएगा। करना असल में प्रॉफिट में से लेस है, लेकिन प्रॉफिट में से लेस तो कोई फिगर नहीं करते ना, वो तो टैली नहीं करेगा ऊपर से, तो इसलिए फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देते हैं ताकि फिर प्रॉफिट कम आ जाए। ए ने पी को सेल किया, हाँ नहीं, क्योंकि पी की परचेजेस में भी आ रहा है और क्लोजिंग स्टॉक में भी आ रहा है, तो वो ऑफसेट हो गया। पी ने परचेज किया है तो क्लोजिंग में आ रहा है ना, तो वो ऑफसेट हो गया। सर नॉन करंट एसेट का एनालाइज करते हैं क्या? अभी जो बताया, अगर पीपीई बेच के उस पर यूआरपी कमाया है, अगर ए सेलर है तो यहां से लेस, क्योंकि ए का प्रॉफिट में से माइनस करना है, और अगर पी सेलर है तो पी ने उसको डाला भी तो प्रॉफिट एंड डिस्पोजल कह के इधर ही होगा ना, तो इसलिए यहां से लेस। हाँ, लेकिन हम लोग बैलेंस शीट में भी यही कह रहे थे कि हम सिर्फ वो पोर्शन लेस कर रहे हैं क्योंकि ए शामिल ही हमने सिर्फ 30% किया हुआ। दोनों केसेस में 600 नहीं 180 लेस। तो एडजस्टमेंट 4 और 5 बता दी पूरी मैंने। एट देख लें, 8 चले लास्ट एडजस्टमेंट।
ये समझ लें, मैंने आपको पहले एक दफा सब्सिडरी में भी ऐसे ही समझाई थी। समझ लें, अगर एसोसिएट ने इस साल कोई डिविडेंड बांटा है तो पेरेंट ने उसको अपनी अदर इनकम बनाया होगा। जो डिविडेंड होता है वो कॉन्सेप्चुअली प्रॉफिट्स ही तो बांट रहे होते हैं, बेशक बांट रिटेन अर्निंग से रहे होते हैं लेकिन प्रॉफिट्स ही बांट रहे होते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली हम ए के पूरे प्रॉफिट पे अपना हिस्सा लगा के इधर हक जिता रहे हैं। हम ए के जाग रहे हैं, हम ए के पूरे प्रॉफिट फॉर द ईयर पे अपना हिस्सा ले रहे हैं और उसको अपना हक जिता के यहां पर शो कर रहे हैं, और ए से आने वाले डिविडेंड को भी अदर इनकम दिखा रहे हैं, तो डबल डबल हो जाएगा। तो इसलिए ए से जो डिविडेंड आया है वो इसकी अदर इनकम में आ रहा होगा, वहां से उड़ा दें। ये मैंने नंबर 7 बता दी, एसोसिएट खत्म। एडजस्टमेंट नंबर 7। एसओएफपी में कुछ करने की डिविडेंड की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि एसओएफपी में तो हम ले ही रिटेन अर्निंग्स का हिस्सा रहे हैं, तो हम एसोसिएट की रिटेन अर्निंग पे हिस्सा लगा रहे हैं, उसमें से डिविडेंड निकल चुका हुआ है, और पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स में ला रहे हैं, उसमें डिविडेंड एडेड है। हम लोग पेरेंट के कॉलम में जिसमें डिविडेंड एडेड है ए की रिटेन अर्निंग का हिस्सा ला रहे हैं जिसमें से डिविडेंड डिडक्टेड है, तो इसलिए वो कैंसिल आउट हो गया था। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में इसलिए एडजस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि हम ए के पैट पे हिस्सा लगा के यहां लिख रहे हैं, तो पैट में से नहीं डिविडेंड अभी पे हुआ होता, वो तो रिटेन अर्निंग से होता है, तो यहां पर डुप्लीकेशन हो रही है, बैलेंस शीट में नहीं। एसोसिएट डन भाई। और जिस तरह पहले एसोसिएट अपना सब्सिडरी में किया था, तो ये चैप्टर का पेज 29, 30, 31, 32 ये मैंने एसोसिएट वाली चीजें फॉर्मेट्स में डाल के दिखा दी। चैप्टर का पेज 29, 30, 31 और 32 ये मैंने एसोसिएट की जितनी चीजें पढ़ाई हैं वो मैंने यहाँ फॉर्मेट्स में डाल के दिखा दी हैं ताकि रिवीजन में हेल्प हो। है? नहीं, जॉइंट अरेंजमेंट नई चीज है। नहीं पढ़ा? एसोसिएट डन। एसोसिएट की जो टेस्टिंग है ना वो सादी सादी टेस्टिंग अगर कहें तो वो सब्सिडरी के सवाल में ही एक एडजस्टमेंट ही है बस। हाँ, एसोसिएट की थोड़ी मुश्किल काम जो आइंदा अभी करने होंगे वो फिर आगे डिस्पोजल वगैरह में आएगा दोबारा। चैप्टर में पेज 33 इसमें कुछ ज़बानी चीजें हैं, वो करा के फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। 5 पेपर का एक सवाल करते हैं, कर लेंगे यार, आप लोग कर लेंगे। चैप्टर में पेज 33 जॉइंट अरेंजमेंट। जॉइंट अरेंजमेंट होता है एक से ज्यादा एंटिटीज मिल के कुछ अरेंजमेंट बनाए, वो मिल के एक नई कंपनी सेटअप भी कर सकती हैं, मिल के किसी सिर्फ प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकती हैं, मिल के कोई जॉइंट ब्रांच भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे उसका लीगल स्ट्रक्चर तो नहीं पता, लेकिन काफी अर्सा पहले सुना था कि पैक ने और स्कैन्स ने मिल के एक कैंपस खोला था, पता नहीं सियालकोट में कि गुजरांवाला में। तो अब पैक एक अलग एंटिटी, स्कैन्स एक अलग एंटिटी, उन्होंने अपनी एंटिटीज को अलग अलग ही रखा क्योंकि यहाँ तो कंपटीशन है, लेकिन एक मिला के प्रोजेक्ट खोल लिया था शायद सियालकोट में। ये जॉइंट अरेंजमेंट है। तो बिजनेसेस दो डिफरेंट या दो से ज्यादा मिल के कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, मिल के कोई नई कंपनी शुरू करें, मिल के सिर्फ एक ही दफा होने वाला प्रोजेक्ट शुरू करें, मिल के कोई ब्रांच खोल लें, ये जॉइंट अरेंजमेंट है।
अब वो मिल के जो ब्रांच खोल रहे हैं या कंपनी खोल रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, शर्त यह है कि उनका इस पे ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए, तो ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है। ज्वाइंट कंट्रोल से क्या मुराद है? नहीं, 50-50 नहीं, 50 नहीं है। ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब है कि अगर दो पार्टीज का ज्वाइंट कंट्रोल है तो वो दोनों पार्टीज जिस पे हाँ बोलेंगी वो काम होगा। अगर एक हाँ एक ना तो वो काम नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर एक के ना के बावजूद काम हो जाए तो कंट्रोल किस बात का हुआ? तो ज्वाइंट अरेंजमेंट के लिए ज्वाइंट कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब है कि अच्छा, ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब 50-50 नहीं है। ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब है दो या दो से ज्यादा पार्टीज आपस में इस तरह से लिंक्ड हैं कि उनकी मर्जी के बगैर डिसीजन नहीं हो सकता। सब की हाँ होगी तो डिसीजन होगा, ना एक की भी ना हुई तो काम रह जाएगा। यह है ज्वाइंट कंट्रोल। इस ज्वाइंट कंट्रोल के समझने के लिए ये आईकेएफ की बुक में एग्जांपल बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, मैंने वो कॉपी कर ली। पेज 34 पे तीसरा डब्बा, ये एग्जांपल पढ़ लें पहले, खुद अगला पेज देखने से पहले इसको ज़बानी सोचें, फिर अगले पेज के टॉप पे इसका सॉल्यूशन देख लें। चैप्टर में पेज 34 तीसरा डब्बा, ये एग्जांपल है और इस एग्जांपल में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि क्या जॉइंट अरेंजमेंट है या नहीं है। तो पहले खुद ज़बानी सोचिएगा और फिर अगले सामने वाले पेज पे सॉल्यूशन पढ़ लें। ये आईकेएफ की बुक में है, मुझे अच्छी लगी थी, मैंने कॉपी कर ली। सिनेरियो नहीं, सिनेरियो किसमें? टू वाले में। हाँ, तो भी उसमें लिखा हुआ है कि सी इज अ पार्टी टू ज्वाइंट अरेंजमेंट बट हैज नो कंट्रोल। तो ये सी और बी आपस में मिल गए तो उनका भी 50%। नहीं, ऊपर हेडिंग भी तो पढ़ो ना। 75% पे काम बनेगा। तो ए और सी मिलके भी कुछ नहीं कर सकते, बी और सी मिलके भी कुछ नहीं कर सकते। ए और बी मिलेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड एक जैसे इसलिए नहीं है क्योंकि ए बी को साइड करा के ए को साथ में सी को साथ मिला के भी आगे चल सकता है। सिनेरियो देखें, सिनेरियो 1 में तीनों की मर्जी होगी तो बात आगे बढ़ेगी। इसका मतलब तीनों का ज्वाइंट कंट्रोल है। अब तीनों के ज्वाइंट कंट्रोल के लिए जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डिंग बराबर हो। अगर उन्होंने एग्रीमेंट में तय कर लिया कि हम तीनों जिस बात पे एग्री करेंगे तो फिर हाँ होगी, तो फिर ये तय हो गया। क्योंकि ये जो ज्वाइंट अरेंजमेंट है ना, ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि उन्होंने आपस में तय क्या किया है। तो अगर उन तीनों ने, जैसे सिनेरियो 1 है, तय किया हुआ है कि सी बी ए, ये तीनों के तीनों जिस बात पे हाँ बोलेंगे यूनानिमस, फिर वो काम आगे बढ़ेगा, तो तीनों का ज्वाइंट कंट्रोल है। अब एक की 50% शेयरिंग है, दूसरे की 20% शेयरिंग है, फिर भी ज्वाइंट कंट्रोल है। तो ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है। सिनेरियो 2 में ए और बी का ज्वाइंट कंट्रोल है, क्योंकि ए और बी ने मिलना है तो बात आगे चलनी है। सी जो मर्जी शोर शोर डाल ले, ये ज्वाइंट अरेंजमेंट ए और बी के हिसाब से है क्योंकि उन दोनों का ज्वाइंट कंट्रोल है। सिनेरियो 3 में बी और सी दोनों का ही ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ए अगर बी ए की बात ना माना तो ए बी को छोड़ के सी के साथ मिल जाएगा, तो बी रह जाएगा। और अगर ए सी की बात ना माने, बी को साथ मिला के चल सकता है। तो इसलिए ए का तो पक्का पक्का है, लेकिन ये कभी बी को साथ मिला के आगे बढ़ जाएगा, कभी सी को साथ मिला के आगे बढ़ जाएगा। तो कोई चीज दो पार्टीज का ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए ये ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं है। सिनेरियो 2 में हम ज्वाइंट अरेंजमेंट कहेंगे। हाँ, ज्वाइंट अरेंजमेंट है क्योंकि ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि जिस बात पे 75% शेयर होल्डिंग एग्री कर गई वो डिसीजन हो जाएगा। ए और बी की वो 75 बन रही है, तो इसलिए ए और बी का ज्वाइंट कंट्रोल है। लेकिन सिनेरियो 3 में ए और बी का अगर एग्रीमेंट ना हुआ तो वो ए सी को साथ मिला लेगा, और अगर सी के साथ ना हुआ तो बी को साथ मिला लेगा। तो इसलिए बी और सी दोनों ही कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, क्योंकि कंट्रोल का मतलब है कि आप रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, तो बी और सी दोनों ही नहीं रोक सकते हैं। अगर सिनेरियो 2 में 70 हो जाता तो फिर वही सिनेरियो 3 वाली बात हो जाती।
एग्रीमेंट कर दी अच्छा कि किसी चीज की बिल्डिंग की चल कर सबसे ज्यादा कर लो, हम्म। तो ये क्या है? ये तो उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या कोई काम शुरू करने लगी। एक है वैसी कोई अगर हादसा हो गया तो खर्चा आधा आधा बांट लेंगे यार, तो इसमें कोई ऑपरेशंस तो नहीं शुरू हो रहे ना, मतलब वो काम तो नहीं शुरू होने लगा ना ज्वाइंट कंट्रोल किया था है। नहीं नहीं देखिए, दो इंश्योरेंस कंपनीज ने मिल के कहा कि अच्छा, दो इंश्योरेंस कंपनी ने एक प्रोजेक्ट मिल के पकड़ा है और उसका प्रीमियम भी मिल के ही खाया है आपस में और रिस्क भी मिल के ही बर्दाश्त करेंगे, तो ये जॉइंट अरेंजमेंट होगा। इसमें कंट्रोल किसने लगाया? इसमें करते रहा सादा दोनों ने अगर मिल के चलना है, यानी दोनों ने मिल के फैसला करना है कि कौन सा क्लेम एडमिट होना है कौन सा नहीं होना है, तो फिर जॉइंट कंट्रोल हो गया। हाँ जी, हैं फ्रेंचाइज बाय करना भी जॉइंट कंट्रोल फ्रेंचाइज कैसे जॉइंट कंट्रोल? किसी ब्रांड की फ्रेंचाइज अगर हम बाय करते हैं तो वो फ्रेंचाइज वाले और हम फ्रेंचाइजी दोनों का जॉइंट कंट्रोल कैसे कैसे? जैसे किसी कंपनी ने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज बाय किया हाँ। तब उसमें मैकडॉनल्ड्स का भी कंट्रोल है। यानी एक ब्रांच खोली है इधर और उस ब्रांच पे मैंने पैसा लगाया और मैकडॉनल्ड वालों ने पैसा लगाया और हम दोनों ने मिलकर उस ब्रांच को खोला है, तो फ्रेंचाइज ली है। उस ब्रांच का जो भी डिसीजन होगा वो हम दोनों की यूनानिमस मर्जी से होगा, ये कह रहे हो? हाँ ठीक है, जॉइंट अरेंजमेंट है। हाँ जी, में ए को बी या सी की कंसेंट के साथ डिसीजन है, अब ए का वैसे सेपरेटली वाला कंट्रोल तो है ना 50% के लिए नहीं, क्योंकि कंट्रोल तब होता है जब पावर हो, तो ए के पास पावर नहीं है ना, 50% होल्डिंग। तो कोई बात नहीं ना, ऊपर हेडिंग दी हुई है ना। उन्होंने कहा देखें 50% होल्डिंग पे पावर तब होती है जब सिंपल 50% से ज्यादा पे, जब सिंपल मेजोरिटी पे डिसीजन होने होते हैं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में तय कर लिया कि हमारा कोई भी डिसीजन 75% से कम पे नहीं होगा, तो फिर अब कंट्रोल 75 से कम पे नहीं आएगा। अब वो 75 से ऊपर जाएगा तो कंट्रोल होगी और सब्सिडरी होगी। हाँ जी, जॉइंट अरेंजमेंट वाली एग्जांपल। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि पेज 34 के ऊपर वाला डब्बा पढ़ लें, दूसरा वाला नहीं, पहला वाला। पेज 34 टॉप पे जो डब्बा है वो पढ़ लें। जी मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। हाँ जी, कोई काम करने का वो काम जस्ट वन ऑफ भी हो सकता है, यानी कोई डैम बनाना है तो उसके लिए हो सकता है दो कंपनी मिलकर आपस में आके अरेंजमेंट कर लें, दोनों हम मिलके बनाएंगे, तो ये वन ऑफ प्रोजेक्ट भी हो सकता है और एक ऑनगोइंग काम भी हो सकता है। पेज 34 डन, नहीं पेज 34 का पहला डब्बा और तीसरा डब्बा डन। पेज 33 पे आए, पेज 33 यानी जॉइंट अरेंजमेंट का पहला पेज। पहले तो पढ़ लें सिर्फ ऊपर वाली 5-6 लाइनें टेबल से ऊपर सिर्फ इतना कहा हुआ है कि जॉइंट अरेंजमेंट वो है जिसमें एक या एक से ज्यादा नहीं, दो या दो से ज्यादा पार्टीज का जॉइंट कंट्रोल हो और वो कंट्रोल आपस की कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट से तय होगा। पढ़ लिया, ठीक है, आगे चलते हैं। जॉइंट अरेंजमेंट या तो जॉइंट ऑपरेशंस होगा या जॉइंट वेंचर होगा, क्योंकि जॉइंट ऑपरेशंस की अकाउंटिंग और है, जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग और है। ये कैसे फैसला होगा कि जॉइंट ऑपरेशंस है कि जॉइंट वेंचर है, ये सवाल वाला गाइड करेगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर नहीं भी करता तो उसके हिंट्स मौजूद हैं, वो हिंट्स हैं इस टेबल के अंदर, क्योंकि अल्टीमेट फैसला कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट से होना है, ये सिर्फ हिंट्स हैं। अब इस टेबल को देखते हैं। अगर तो कोई ब्रांच खोली है और उस ब्रांच में अरेंजमेंट ऐसे किया, जैसे मैंने मिसाल दी, पैक और स्कैन वाले मिलके एक ब्रांच खोल लेते हैं फैसलाबाद में, और पैक वाले कहेंगे जी बिल्डिंग भी हम दोनों की 50-50% शेयर होगी, 60 टीचर हमारे होंगे, 3 आपके होंगे, इसलिए रेवेन्यू का 70% हम शेयर करेंगे, 30% आप शेयर करेंगे। हाँ, एक्सपेंसेस 50-50 कर लेंगे, या फलानी कैंटीन जो किराए पे देंगे उसमें चलो 60 आप ले लेना, 40 हम ले लेना। इसमें वो ब्रांच कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बन रही, बस उन्होंने एक ब्रांच खोली, बिल्डिंग फर्नीचर वो आपस में शेयर कर लिए, तो दोनों पार्टीज का शेयर एसेट्स में है कि एक नई कंपनी बना के उसके शेयर्स में है, एसेट्स में है। ये जॉइंट ऑपरेशन का पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है। और जॉइंट वेंचर का पहला पैराग्राफ ये है कि पैक और स्कैन्स
एक अलग कंपनी बनाएंगे पकैन्स, और उस पकैन्स कंपनी के कुछ शेयर्स पैक के पास होंगे, कुछ शेयर्स स्कैन्स के पास होंगे। तो अब पैक और स्कैन्स का उन एसेट्स के ऊपर हिस्सा है या पकैन्स की शेयर होल्डिंग में हिस्सा है? ये राइट कॉलम का पहला पैराग्राफ है। हाँ जी, हाँ जी, इक्विटी। टेबल की लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पहला पैराग्राफ बता दिया मैंने। हाँ जी, पहला पैराग्राफ। जाग रहे हैं? पहला पैराग्राफ दोनों साइड्स का। अच्छा, दूसरा पैराग्राफ भी पढ़ लें, ये तो आप खुद भी बना सकते थे, नाम ही रखना था। लेफ्ट राइट दोनों, दूसरा पैराग्राफ। अच्छा, तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तो सेपरेट कंपनी नहीं बनाई पकैन्स, बस ब्रांच खोली है, आधा फर्नीचर उनका, आधा फर्नीचर उनका, आधी बिल्डिंग उनकी, आधी बिल्डिंग उनकी, सेपरेट कंपनी कोई नहीं बनाई, तो ये तो जॉइंट वेंचर हो ही नहीं सकता, ये तो जॉइंट ऑपरेशंस ही है। लेकिन अगर सेपरेट कंपनी बना ली है, उसमें भी फिर आगे देखना पड़ेगा कि आपस में उन्होंने क्या टर्म्स एग्री किए हैं। सेपरेट कंपनी बनाने के बावजूद वो जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, जॉइंट ऑपरेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर सेपरेट कंपनी नहीं बनाया उसको, तो जॉइंट वेंचर नहीं हो सकता। ये तीसरा पैराग्राफ पढ़ लें। तीसरा पैराग्राफ पढ़ लें, और इसके नीचे मैंने IS से एक डायग्राम कॉपी की है, ये भी देख लें। क्या अगर कंपनी बनाने के बावजूद ही वो जॉइंट वेंचर और वो देखना पड़ेगा उनका एग्रीमेंट क्या है। तो वो भी नहीं, ये तो मैंने बात शुरू की थी कि जॉइंट ऑपरेशंस वो है जिसमें उन्होंने ब्रांच खोल के एसेट्स बांट लिए, और जॉइंट वेंचर वो है जिसमें कंपनी खोल के शेयर्स बांट लिए। लेकिन इससे भी एक चीज मुकद्दम हो गई कि अगर कंपनी खोलने के बावजूद वो आपस में एग्री कर रहे हैं कि हमारा एसेट्स पे अपने अपने एसेट्स के जिम्मेदार हैं, हम अपनी अपनी लायबिलिटीज के जिम्मेदार हैं, अगर वो टर्म्स में एग्री कर रहे हैं तो फिर भी वो जॉइंट ऑपरेशन ही है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में आपको ये सेपरेट कंपनी नहीं, बस कहा एक प्रोजेक्ट शुरू किया दोनों ने मिलके, तो वो तो पक्का जॉइंट ऑपरेशन है। लेकिन अगर सेपरेट कंपनी बनाई है तो फिर सवाल वाला बताएगा कि जॉइंट वेंचर है या जॉइंट ऑपरेशन, फिर सवाल वाला को बताना चाहिए। पेज नंबर 33 पूरा बता दिया आपको। बता देगा, 12 सवालों में देखेंगे इस चीज को। पेज 33 डन। और ये जो सेपरेट कंपनी बनानी है, ये सेपरेट कंपनी भी हो सकती है, एक सेपरेट वो रजिस्टर्ड फर्म भी हो सकती है, मतलब कोई लीगल एंटिटी होगी। अच्छा जी, आप पढ़िए पहले 37 पेज 37। सबसे आखिरी डब्बा कि जो भी हम IFRS 11 में पढ़ रहे हैं वो गाइडेंस ग्रुप स्टेटमेंट्स के लिए भी है और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी है। यानी ये सिर्फ कंसोलिडेशन का टॉपिक नहीं है, ये कंसोलिडेशन के साथ भी टेस्ट हो सकता है और एक सादी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ भी टेस्ट हो सकता है। तो जो भी IFRS 11 की गाइडेंस है वो इनकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी है और ग्रुप के लिए भी है। चलें अब आए वापस 35 पे, पेज 35। पेज 35 का मिड कि अगर जॉइंट ऑपरेशंस है तो करना क्या है। अगर जॉइंट ऑपरेशंस है तो पैक वाले अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस फैसलाबाद वाले ब्रांच के एसेट्स लायबिलिटीज सिर्फ वो पोर्शन अपने साथ कंसोलिडेट करेंगे जो इनके कंट्रोल में है, और स्कैन्स वाले वो पोर्शन कंसोलिडेट करेंगे जो इनके कंट्रोल में। इनकम स्टेटमेंट में
ये उस ब्रांच की उन इनकम्स और एक्सपेंसेस को कंसोलिडेट करेंगे जो इनका पोर्शन है, और स्कैन वाले अपने पोर्शन। इसको प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन भी कहते हैं। तो जॉइंट ऑपरेशंस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन, कि अपने अपने हिस्से के एसेट्स, अपने अपने हिस्से की लायबिलिटीज, और इनकम स्टेटमेंट में अपने अपने हिस्से की इनकम्स, अपने अपने हिस्से के एक्सपेंसेस। और ये बैलेंस शीट टैली कैसे हो रही होगी, तो वो सवाल के साथ ही समझा सकूंगा। बहरहाल मैंने वो लिखा भी हुआ है बोल्ड करके कि वो जो इन्वेस्टमेंट शो हो रही होगी, जो इन्वेस्टमेंट की थी वहां, वो खत्म करके उसके बदले प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन हो जाएगी। हाँ, जैसे हम एस को कंसोलिडेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ अपनी खत्म करते हैं, लेकिन सारे एसेट्स लायबिलिटीज ले आते हैं, तो साथ एनसीआई क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर हम सिर्फ कंसोलिडेट करते ही 80%, तो फिर एनसीआई ना क्रिएट करना पड़ता ना। ये वो काम करना है यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट खत्म करके सिर्फ प्रोपोर्शनेट एसेट्स लायबिलिटीज लाने, ताकि एनसीआई को जगह ही ना देनी पड़े। ये जॉइंट ऑपरेशंस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ये पेज 35 पे मिड से ये जॉइंट ऑपरेशंस की 6-7 लाइनें ये पढ़ लें, और ये अगेन मैंने आईकेएफ की बुक से एक एग्जांपल उठाई है, ये एग्जांपल पढ़ लें और अगले पेज पे इसका सॉल्यूशन देख लें। सर 80-20 एपीएम मटेरियल करनी है 100% एनसीआई में क्रिएट नहीं, अगर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वाले परसेंटेज वाली लाइनें समझ आ जाएं तो काफ़ी है। जो एक दूसरे का पेबल रिसीबल निकाला हुआ वो मैं बता देता हूँ।
हाँ जी, क्या करूं यार, फास्ट पेपर का सवाल अभी कराऊं या कल कराऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। पढ़ के आ जाएंगे आप कल आते चलें, अगर कल करना है तो फिर एक सवाल पुराना होमवर्क दे देता हूँ। तो स्टार्ट विद आसान से शुरू करें। सीफैप पुराने सवाल जो हैं वो कैफ लेवल की चीज़ होते थे, तो ताकि आप शुरुआत तो करें ना। तो फिर एक सवाल होमवर्क, क्योंकि आज नहीं होमवर्क तो फिर कब होमवर्क, ठीक है। चले, मैं ये जॉइंट अरेंजमेंट 5 मिनट बाद तो पूरी कर लूँ। एक सवाल आप कर देंगे तो आपका बहुत शुक्रिया। सवाल कर दीजिए आप, हैं। इसमें एसोसिएट भी एक एडजस्टमेंट आ जाएगी तो उसका भी खाता खुल जाएगा। ये मेरी बुक में क्वेश्चन 2, ये जो पास पेपर्स वाला सेक्शन बनाया हुआ है ना मैंने, नहीं सेट सूट नहीं है, ये सब सेट्स खत्म होने के बाद पास पेपर्स वाला सेक्शन, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के 128 पेज के बाद, प्रैक्टिस क्वेश्चन में 128 पेज के अगला पेज, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जी जी जी, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेज नंबर 128 पे खत्म हो रहे हैं, तो उसके अगले पेज से पास पेपर वाला सेक्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 गोल्डन लिमिटेड, ये मैंने किया हुआ है कि आईकैप के सॉल्यूशंस में चूंकि फॉर्मेट डिफरेंट होते थे, तो मैंने फिर अपने फॉर्मेट में सॉल्व सारे करके दिए हैं। और जिस जिस सवाल में मुझे आईकैप के सॉल्यूशन से इख्तलाफ होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी होगा वो मैं आपको बता भी दिया करूंगा कि मुझे क्या इख्तलाफ है, लेकिन अब सही हो गए हुए हैं, तो अब बहरहाल जिस जिसमें भी इख्तलाफ होगा मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या इख्तलाफ है। ये सवाल गोल्डन लिमिटेड, ये दिसंबर 8 का सवाल है, लेकिन ये कैफ लेवल का सवाल है, तो ये आपसे रिक्वायर्ड है, ये करिएगा, सवाल करके आइएगा। चलें, अभी वो जो मैं करा रहा था उसको पूरा तो कर लें। हाँ हाँ वो है ना अभी, नहीं ये पूरा तो कर लेना यार। चैप्टर में पेज 35 की एग्जांपल कही थी पढ़ने के लिए, तो पेज 37 पे आए। ये जो पेज 37 के टॉप पे लिखा हुआ है ना, ये मैं कल सवाल कराते हुए समझाऊंगा कि मैंने चीजें क्यों लिख दी हैं, ये मैं सवाल कराते हुए समझाऊंगा। सिर्फ ये जो जॉइंट वेंचर वाली हेडिंग है ये पढ़ लेते हैं कि जॉइंट ऑपरेशंस की अकाउंटिंग क्या है, जॉइंट ऑपरेशंस की प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन, जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग एसोसिएट वाली खत्म है, जितना मर्जी शेयर हो। अकाउंटिंग इक्विटी मेथड, इक्विटी मेथड है जो एसोसिएट में सिखाया है, तो जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग इक्विटी मेथड बिल्कुल एसोसिएट वाला जो काम किया है, शेयर जितना मर्जी है। और जॉइंट ऑपरेशंस की अकाउंटिंग प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। तो जॉइंट ऑपरेशंस की एक सवाल आया था वो जो मैंने कल कराना है, कल इंशाल्लाह 2 सवालों का प्लान तो है। वैसे देखें यार, आप लोग फिर भी आते आते ना अब 6:45 ही बजाते हैं। जी, मैंने कल अपनी तरफ से सोचा है और इंशाल्लाह पूरा करूंगा। फिर 2 सवालों का, एक क्लास में एक सवाल, दूसरी क्लास में दूसरा सवाल। लेकिन अब ये कि अब पास पेपर साथ साथ शुरू हो जाएंगे, तो जो मैंने ये एक ही सवाल आया टिका के, इन्होंने एक ही जिंदगी में सवाल बनाया कि जॉइंट वेंचर सब बराबर कर दें। अभी वो सवाल मैंने कराना है, वो आपको बता देता हूँ। वो है 2016 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 1, वो कराना है मैंने पहले। आ सकता है, मतलब कंसोलिडेशन 50 नंबर की भी टेस्ट हो चुकी है, हो सकती है। ठीक है जी, जॉइंट ऑपरेशंस प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन और जॉइंट वेंचर इक्विटी मेथड है, जो भी है पता नहीं। दिसंबर 16 क्वेश्चन 1, SV1 SV2 क्वेश्चन 19 है, ये कराऊंगा कल पहले इंशाल्लाह। इसमें उन्होंने सारी तबीयत साफ कर दी कि सब पूरी तरह से ना जॉइंट वेंचर टेस्ट कर लिया इन्होंने इसमें जी। इंशाल्लाह आते ही एक चलेंगे। ये जो भी एग्जांपल आपको कहा था देखने के लिए, जो देखता वक्ता कोई नहीं है जो मैं कहता हूं देखने को, इसमें बस एसेट्स और इनकम्स और लायबिलिटीज जिस तरह से प्रोपोर्शनेट लिए हुए वही दिखाना था। बाकी इन्होंने एक दूसरे का करंट अकाउंट खोला हुआ, वो आप डेबिट क्रेडिट एंट्रीज करेंगे तो समझ आएगा, नहीं करेंगे तो समझ भी नहीं आएगा। ये एक दूसरे का करंट अकाउंट खोला हुआ बस। जैसे अगर कैश मिल रहा है कस्टमर से, कैश डेबिट, जितना हमारा हिस्सा है सेल्स क्रेडिट
जितना दूसरे का हिस्सा है दूसरा लायबिलिटी क्रेडिट, खर्चा पे कर रहे हैं कैश क्रेडिट, जितना हमारा हिस्सा है एक्सपेंस डेबिट, और जितना दूसरे का हिस्सा है दूसरे का रिसीवेबल डेबिट। तो वो एंट्रीज करेंगे तो ये एंड पे दोनों 7-20 टैली कर जाएगा। और बस IFRS 11 यही है, IFRS 11 था ये यही है। तो इसका सवाल कराता हूँ कल, और फिर इंशाल्लाह सवाल ही सवाल चलते रहेंगे। फिर साथ साथ कंसोलिडेशन C5 वाली भी होती रहेगी साथ साथ, और सवाल भी चलते रहेंगे। ये ना अल हुदा पब्लिकेशन है, वो उन्होंने ना कुछ टॉपिक्स पे कंपाइल की हुई है, तो ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। तो इसमें बस हदीस रेफरेंस के साथ कंपाइल है इखलाक के ऊपर। अच्छा, जब किसी दुनियावी एतबार से बात कर रहा हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत जूनियर्स होंगे, यानी आप पोजीशन के एतबार से बात कर रहा हूँ, मतलब एक CEO है और गार्ड, तो दुनियावी एतबार से बात कर रहा हूँ, वरना तकवे में तो गार्ड अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ऊंचा बंदा हो सकता है CEO बेकार आदमी हो। तो CEO ने अगर बिजनेस का CEO बन के चलना है तो वो गार्ड के साथ मजाक नहीं रखेगा। अच्छा, अच्छे अखलाक होना और बात है, लेकिन मजाक में फ्री नहीं करेगा। क्या क्या वजह लगती है, क्या होगा? उसकी बात को इग्नोर करने लग जाएगा, और कभी थोड़ा सा भी मजाक किया होगा तो हो सकता है फिर वो ज़्यादा ही फ्री होने लग जाए, है ना, फिर लिमिट्स नहीं रह जाती। अच्छा, इसी तरह से और मिसाल बताता हूँ कि आप थोड़ी सी, मैं ज़रा कवर्ड रखूँगा बात। आप दोस्त और बेस्ट फ्रेंड, चलो शुरू दिन से ही एक दूसरे के साथ गंदे मजाक नहीं शुरू हो गए होंगे। ये चीज़ स्टार्ट शायद किसी हल्के से गंदे मजाक से हुई होगी, और एक बार जब स्टार्ट हो गई होगी, है ना, फिर आगे बढ़ती गई होगी। पहले दिन ही जब आप लोग, मतलब मोस्टली ऐसे ही होता है CA में या इवन के स्कूल में भी ऐसे ही होता है कि पहले दिन दोनों इकट्ठे बैठे थे तो बस वहीं से बातचीत शुरू हुई है। इस दोस्तियाँ ऐसी होती हैं, देखते हैं आप कॉलेज के अंदर भी जो 3-4 लोग इकट्ठे बैठते होते हैं, फिर मोस्टली वही दोस्त बन जाते होते हैं। स्कूल से भी ऐसे ही हो रहा होता है। तो पहले दिन ही गंदे मजाक नहीं शुरू कर दिए थे, कहीं ना कहीं किसी ने पहल की होगी, फिर उसके बाद फिर माँ बहन की गालियाँ भी और सब शुरू कर दिया। तो ये जो पहली किसी ने बात खोली होगी, उसके बाद वो कहते हैं ना आइस ब्रेक हो गई, फिर वो लिमिट नहीं रही, यानी उसके बाद अगले गंदे मजाक का लेवल और ज़्यादा ही होगा, फिर उससे अगली बार और ज़्यादा ही होगा। अच्छा, और मिसालें देता हूँ। कुछ ऐसे भी भाई, यानी छोटा बड़ा भाई, जिनमें इवन के गैप भी ज़्यादा हो, ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो इकट्ठे बैठ के, भाइयों की बात कर रहा हूँ, बहुत कुछ देख रहे होंगे, है ना, बहुत गंद बला देख रहे होंगे। और जनरली ऐसा नहीं होता, यानी आप जिस एज में भी हैं, जनरली जब भी कभी ऐसा मौका मिला होगा कि कोई बदनजरी हो या कुछ खराबी की तरफ जाएं, तो बड़े भाई हो सकता है वो खुद आपसे भी गंदा हो, लेकिन दोनों आपस में कम से कम झिझकेंगे। लेकिन अगर एक बार दोनों ने इकट्ठे बैठ के कुछ गुनाह इकट्ठा कर लिया, उसके बाद फिर वो पर्दा हट जाएगा। फिर वो जो दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में कुछ गुनाहों से रुक जाते थे, फिर वो रुकना छोड़ देंगे। और ये पहले स्टेप से ही होना है बस, यानी पहले दोनों भाइयों ने शायद मिलकर कोई एक स्टेप ही लिया होगा, और उसके बाद फिर वो और लेवल बढ़ता गया होगा। तो ये जो शैतान का वार होता है ना किसी भी सोसाइटी के ऊपर, उसका वार ये होता है कि वो किसी तरह ना कुछ बेहयाई वाले काम को पब्लिक कर दे, उसके बाद शैतान बेशक पीछे हट जाए, वो पब्लिक खुद ही बेहयाई को आगे बढ़ाती रहेगी। इसलिए इस्लाम में ना बड़ी सख्ती से मना किया गया बेहयाई को आम करने से। तो अब सिर्फ
इस बात पे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या आर्ट है, अगर आप आज से को 15, 20, 25 साल पहले के ड्रामाज, मूवीज और अब के ड्रामाज और मूवीज देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बोल्ड चीजें डिस्कस होने लग गई हैं, बहुत सारी ऐसी बेकार चीजें सामने आने लग गई हैं जो पहले किसी वजह से झिझक में रह जाती थी। यानी मैं चलो इसकी एक मिसाल ऐसे सुनाता हूं कि अगर कोई एक ऐसी मूवी है जो चलो वैसे शायद अच्छी हो, लेकिन उसमें 2-4 बहुत ही गंदे सीन हो, अगर वो मूवी देखी बेशक बहन और भाई ने अलग अलग हो, लेकिन वो उनको वैसे डिस्कस करना शुरू कर दें कि वो फलाना उसमें जो एक्शन सीन था, वो फलाना जो उसमें ये स्टोरी थी, फलाना जो था, कुछ भी ना, कोई सीजन्स की बात कर लें। अब वो जो बहन और भाई का एक बड़ा झिझक वाला रिश्ता होता है, एक बहुत गैरत वाला रिश्ता होता है। तो वो जो बहन भाई ने डिस्कशन शुरू कर दी, उनकी इस डिस्कशन ने उन दोनों को एक अनकही क्लैरिटी दे दी, एक अनकही सिग्नल दे दिया कि बहन को भी पता है कि भाई ने वो भी देखा तो हुआ ही है, और भाई को पता है कि बहन ने वो सीन तो देखा ही हुआ है, और वो दोनों अगर आपस में एक दूसरे से मूवी डिस्कस कर रहे हैं तो दोनों ने एक दूसरे को एक तरह से अलाउ कर दिया कि खैर है, मुझे मसला नहीं है कि तुमने अगर वो सब तुम्हारी नजरों से गुजरा, मुझे मसला नहीं है। इस डिस्कशन से क्या हुआ, बहन भाई जो एक दूसरे से झिझक रहे थे कुछ कामों में, अब वो नहीं झिझकेंगे। तो जब भी कभी बेहयाई किसी भी लेवल पे थोड़ी सी पब्लिक होती है, फिर उस पर बॉर्डर नहीं लग पाता, फिर वो आगे बढ़नी ही शुरू हो जाती है। और इस वक्त मीडिया की हालत देख लेंगे तो ये आप देखें ना, 20-22 साल के लोग हैं आप, ज्यादा पुराने चलो 25-26, 30 साल तक के लोग हैं मोस्टली जो मुझसे भी पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कोई 50+ भी हो, लेकिन 20 से 30 साल के लोग हैं जो मुझसे अभी ये रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं। आप अपनी ही एज के 10-15 साल पुराने ड्रामे मूवीज देखें, उनमें जो वाहियाती का लेवल था और अब जो इस वक्त है उसमें बहुत चेंज आ चुकी है। और वो इसलिए आई होगी कि किसी ने पहला स्टेप आर्ट के नाम पे लिया होगा, कॉमेडी के नाम पे लिया होगा। जैसे आज से कुछ अरसा पहले, बहुत ज्यादा अरसा की बात नहीं कर रहा, कुछ अरसा पहले होमोसेक्सुअलिटी को एक कॉमेडी के रंग से डाला गया होगा, मजाक, कॉमेडी, इस तरह के कैरेक्टर कॉमेडी होते थे। अब आज देख लें हम कहां खड़े हुए। अब इस वक्त आज जो इस वक्त सोसाइटी की रियलिटी बन चुकी हुई है, चलो बिल शिल पास होना तो और बात है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर ये चीजें बहुत पब्लिक भी हो चुकी हुई हैं। तो ये सब कहीं शायद मजाक से शुरू हुआ था, लेकिन चूंकि वो डिस्कस हो गया, फैमिली के बैठे बैठे वो सीन मूवी में गुजरा, और भाई ने बहन को ऐसे देखा, बहन ने ऐसे देखा, अबू को ऐसे देखा, कुछ नहीं हुआ, बस ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे। ये झिझक जब उतर जाती है ना, फिर आगे की आगे तरफ ही इंसान बढ़ता है। और ढकी छुपी बात समझाने की कोशिश करता हूं। शैतान पहले ना, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूं, शैतान सिर्फ पहले ये बात कहने की कोशिश करेगा कि देखा ही है, बस देखने से क्या होता है यार, बस देख लो, थोड़ा सा देखना है, बस देख के मजा आएगा, बस ठीक है देख लो बस। अब उसके बाद वो अगली दफा जब अगला स्टेप लेने पे उकसाएगा ना, देखने पे नहीं रोकेगा, देखने पे नहीं रोकेगा शैतान, वो अगले स्टेप की तरफ लेके जाएगा ही जाएगा। उठ यार, हिम्मत कर शाबाश, बात कर ले, पढ़ाई की बात करने से क्या होता है, बस प्रोफेशनल्स हैं भाई, प्रोफेशनल, पढ़ाई की बात, नंबर ले लो, पढ़ाई शेयर करेंगे, नोट शेयर करेंगे। अब वो वहां पर नहीं रोकेगा शैतान, हो ही नहीं सकता कि वहां रोके शैतान। फिर वहां से बात और आगे जाएगी, और जहां जानी है बात, ये चीजें मुझे आपके सामने कहने की जरूरत नहीं है, वो जहां जानी है सबको पता, और सबको पता होने की जरूरी नहीं है कि आपने सब किया हो, ये जरूरी नहीं होता, फर्स्ट हैंड नॉलेज जरूरी नहीं होता, पता हो फिर भी हो सकता है। तो शैतान कहीं ना कहीं से बेहयाई स्टार्ट कराता है, उसके बाद पब्लिक खुद ही उसको आगे फैलाना शुरू कर देती है। तिरमिज़ी 2009 सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान में से है, हया ईमान में से, यानी ईमान का हिस्सा कह लें या ईमान से है, अल हयाउ मिनल ईमान, ईमान से है हया। और यहां पे इसको मैं बात रोक के बताता हूं, जन्नत का वादा ईमान वाले से है, मोमिन से है, मुसलमान से नहीं है। ईमान वाले, मुसलमान होता है प्रैक्टिसिंग जो नजर आ रहा होता है, ईमान होता है दिल का यकीन। तो ईमान यकीन, इससे जन्नत है, ईमान के बगैर जन्नत नहीं है। हया ईमान में से है और ईमान जन्नत में ले जाता है। और बेहयाई कूड़ा करकट है। और आप, इसको मैं यहीं रोकता हूं, आप लोग अपनी, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं, आपको अगर मेरी हुलियत देख के लगता है मैं शायद कोई एक आदमी हो सकता है इस कमरे का गंदा तरीन इंसान मैं ही हूं, हम सब अमल में कमजोर लोग हैं। हम खुद इस चीज को अपने दिल से पूछ सकते हैं, जब भी हम किसी गंदे गुनाह में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद अच्छा नहीं फील हो रहा होता है, मतलब गलाजत ही लग रही होती है अपने आप से, क्या था ये, क्या किया मैंने। तो कूड़ा करकट, बेहयाई कूड़ा करकट है, और कूड़ा करकट आग में जाता है। तो ये जो हया होती है ना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने पिछली क्लास में भी बात की थी कि जब तुम्हें हया ना रहे तो फिर जो मर्जी करो। अब हम इस बहस में अगर पड़ जाएं, जैसे आपको याद होगा 2 साल पुरानी बात है जब ये कोरोना आया था, और मौलाना तारजमील साहब ने मीडिया पे आके ये बेहयाई वाली बात कर दी थी,
और उसके बाद जो उनके साथ हुआ था बेहयाई झूठ, उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी थी इस बात पे आके। तो ये अगर हमने बहस करनी है कि भाई इसमें कौन सी बेहयाई है, तो मर्जी है बहस करते रहें, लेकिन अगर हम बेहयाई में एंटर होने जा रहे हैं ना और हुए चले जा रहे हैं, अपने आपको रोक नहीं रहे हैं, तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि कब ईमान निकल जाएगा, क्योंकि बेहयाई कूड़ा करकट है और कूड़ा करकट आग में जाता है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।